अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक जो है हमारा वो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी हमें पता है ये एक फ़ोर्स है जो ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन के लॉ से कंक्लूड हुई है। और ये जैसा कि आपको पता है न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट ऑब्ज़र्व किया था कि एक एप्पल के ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था और एप्पल नीचे की तरफ गिरा, तो वहाँ से उसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट निकाला था कि हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है। उसे उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो पहला लॉ हमारे पास आ रहा है ग्रेविटेशन का वो ये है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और वो जो खींचने की फ़ोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि इसके अंदर हमें जो फोर्स के अबाउट बताया जा रहा है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट्स का मैस बढ़ता जाएगा तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट्स का मैस अगर कम होता जाएगा तो फोर्स भी कम होती जाएगी। एग्जांपल में आप मैग्नेट्स ले सकते हैं। दो स्मॉल साइज़ के मैग्नेट्स एक ख़ास डिस्टेंस पे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसी डिस्टेंस पे अगर हम दो लार्ज साइज़ के मैग्नेट कर लें तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की या रिपल्शन की जो भी फोर्स है, बेसिकली यहाँ पे हम जस्ट अट्रैक्शन की फ़ोर्स के अबाउट पढ़ रहे हैं। तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो फोर्स उनके मैसेज के बढ़ाने से बढ़ रही है। अब अगर उन्हीं मैग्नेट्स को हम एक दूसरे से दूर लेके जाना शुरू कर दें तो वो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैसेज के, और उनका डिस्टेंस बढ़ाने से जो कि वो कम होती है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। लेट कर रहा है कि कोई सी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका नाम m1 और m2 है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, यानी कि F दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव F है एक नेगेटिव F है। यहाँ पे जस्ट नेगेटिव का साइन है जस्ट टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। यहाँ पे अगर हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट देखें तो उसमें ये बनता है कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। m1 और m2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका प्रोपोर्शनल लिया F से, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो d के स्क्वायर से। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर देते हैं तो F प्रोपोर्शनल बन जाता है m1 m2 बाई डी का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम ख़त्म करते हैं तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट है g, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो होती है ये फ़िक्स होती है क्योंकि कांस्टेंट्स की वैल्यू सेम ही रहती हैं। यहाँ पे कि g की वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11 nm2 kg-2। तो ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ g द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा फील नहीं करते। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बाई सिग्निफिकेंट फोर्सेज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट्स। अब चूँकि अर्थ एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है तो किसी भी दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट्स के अर्थ के साथ कंपेयर जब हम करते हैं तो उनके दरमियान एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स पाई जाती है, और वो जो फोर्स होती है। अब हम चेक करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या रिलेशन है। अभी हमने पीछे ये देखा कि दोनों जो प्रोडक्ट ऑफ मैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर एक्शन लगा रहा है तो एट द सेम टाइम दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि दोनों फोर्सेस F हैं लेकिन साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन बट इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये जो लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से कंपेयर कर सकते हैं हम, जो कि क्या था कि एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं
इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट लॉ आ जाता है।